तन्हाई करती है हजारों बातें, मगर सुनता कौन है। तन्हाई करती है हजारों बातें, मगर सुनता कौन है। कहती हैं ये आंखें क्या जाने, कहती हैं ये आंखें क्या जाने, मगर समझता कौन है। दुनिया में किसके पास है वक्त किसी के लिए। दुनिया में किसके पास है वक्त किसी के लिए। फिर पूछते हैं कि अकेला क्यों है। दर्द देकर उम्मीद करते हैं मुस्कुराने की। दर्द देकर उम्मीद करते हैं मुस्कुराने की। फिर कहते हैं कि तमाशा क्यों है। लोग चलते जाते हैं वक्त के साथ। लोग चलते जाते हैं वक्त के साथ। फिर बीते लम्हे याद आते क्यों हैं। फिर बीते लम्हे याद आते क्यों हैं। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 353 लेकर के। अभी भी जो टारगेट होना चाहिए उससे पीछे, लेकिन कोशिश है कि उस टारगेट को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। दोस्तों, फ़िलहाल मैं कोई आपको पुराने ऑडियोज़ नहीं सुना रहा हूँ, उसकी तैयारी चल रही है। आज कहानी को ही आगे बढ़ाते हैं। सॉरी। तो दोस्तों, बात यह है कि धीरे धीरे जब मैं पुरानी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ तो मुझे हमरा ही पर भी बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं। और इसके अलावा कविताएं तो मैंने आपको कही थी कि वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उन सबको एक ऑडियो की शक्ल में तैयार करके ही सुनाऊंगा। तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए अभी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, रेडियो मधुबन पर एक कार्यक्रम मैं किया करता हूँ, मन की आँखों से। और उस कार्यक्रम में मुझे मौका मिला हमारे एक साथी मिस्टर राहुल केलापुरे जी के साथ में शो करने का। और राहुल जी का जो योगदान है वो शेयर मार्केट की फील्ड में है। वो सेबी में कार्यरत हैं दरअसल, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल में यही होनी चाहिए फुल फॉर्म। सेबी जो कि मुंबई में है। अब साहब बात यह है कि उनके साथ जब प्रोग्राम हुआ तो जाहिर है बातचीत भी हुई। और बातचीत हुई तो उन्होंने सुझाव दिया कि संदीप जी, बात वहीं चल रही है कि कैसे रिकॉर्डिंग क्लब का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ। कहानी उस बारे में चल रही है ना। तो मित्रों, राहुल जी ने कहा, संदीप जी मेरे साथ आपने प्रोग्राम किया, बहुत अच्छी बात है। मैं एक नाम सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, उनके साथ भी आप प्रोग्राम कीजिए। और उन्होंने मुझे नाम सजेस्ट किया निकिता राउत जी का। निकिता जी के साथ भी बातचीत हुई तो रिस्पांस बहुत पॉजिटिव मिला, बड़ा अच्छा मिला। और जाहिर है हम लोग आवाज़ की दुनिया के लोग हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आई उनसे बात करके। और मुझे लगा कि हमारे दोस्तों के लिए एक बहुत ही शानदार मोटिवेटिंग कार्यक्रम इनके साथ हो सकता है। तो दरअसल
उनसे तो पहले तो मैंने मन की आंखों से का कार्यक्रम रिकॉर्ड करने की बात की। और मज़े की बात यह है कि दोस्तों उनके साथ बात करते करते एक एपिसोड का मामला था नहीं। और जितना मुझे याद आता है कि मन की आंखों से का कार्यक्रम पहले आधे घंटे का था और लगभग इन्हीं के आसपास या निकिता जी या इन्हीं लोगों के आसपास जब कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ तो उसको बढ़ा करके 1 घंटा कर दिया गया था रेडियो मधुबन की तरफ से। मुझे कहा गया कि अब आप 1 घंटे तक कर सकते हैं रिकॉर्ड। बावजूद इसके निकिता जी के साथ दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन एपिसोड मुझे रिकॉर्ड करने पड़े, तब जा कर के उनकी बातें ख़त्म हुई। और डेफिनेटली लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर मन की आंखों से की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप निकिता जी के सारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। और उसके बाद में जब मैंने कार्यक्रम कर लिया तो रेडियो मधुबन से भी रिक्वेस्ट आई कृष्णा दीदी की तरफ से कि हम भी एक प्रोग्राम महिलाओं को लेकर के इनके साथ करना चाहेंगे। वो भी किया गया। और ये तो मैं बार बार बताता ही रहा हूँ कि जो प्रोग्राम वहाँ प्रसारित होता था वो बाद में रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर भी आता था। अब ये तो रही बातचीत की, निकिता जी से जो संपर्क बढ़ता रहा उसका असर किस किस तरीके से आगे और दिखाई देने लगा। उसके पहले की कहानी ये है दोस्तों कि किसी ज़माने में अगर आज के हिसाब से बात करूं तो लगभग 10 साल पहले मुझे निकिता जी के साथ ही इंटरव्यू करने का मौका मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंटरव्यू हो नहीं पाया था। उन दिनों रिकॉर्डिंग क्लब भी नहीं बना था और मैं किसी और चैनल पर एक मुलाकात कार्यक्रम किया करता था। और आप सब जानते ही हैं वो चैनल है रेडियो उड़ान। तब कभी मेरे जीवन में मैंने सोचा नहीं था कि मुझे भी कोई संगठन बनाना है या मुझे भी कुछ शुरू करना है। कभी अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी भी नहीं मैंने दोस्तों, न बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं रखी। अलबत्ता मैंने ये बात आपको पहले भी इस कहानी में बताई है कि जब रोटरी क्लब के साथ मैं काम करने लगा था 2011 में, तब भी मुझे कई लोगों ने कहा कि इससे अच्छा तो तुम खुद का ही कुछ करते। अच्छा, कोई व्यक्ति जब मतलब ठीक ठाक काम करने लग जाता है, या यूँ कहिए कि जब वो सफल होने लग जाता है, या यूँ कहिए कि जब उसके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं, तो वो कितना इंतज़ार करता है। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, उसके बाद तो शायद उसके मन में भी आता है कहीं ना कहीं कि हाँ यार बात तो ठीक है। लेकिन साथियों, इतिहास गवाह है, सच्चाई आप सबके सामने है। पूरे 5 साल मेरे मन में ये नहीं आया कि मुझे खुद कुछ शुरू करना है, क्योंकि मुझे कोई शुरू करने की कोई चिंता थी नहीं, मुझे सिर्फ काम करने की चिंता थी। आज भी मैं जब मुझे कोई बुलाता है या कोई कार्यक्रम के लिए कहते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि भाई मुझे आप जिम्मेदारी दीजिए, मुझे कोई काम दीजिए, अपने आप को झोंक देना चाहता हूँ। वैसे तो दिन भर में दोस्तों हम कितनी बार जीते हैं, कितनी बार मरते हैं, है ना। लेकिन काम करके जो खुशी मिलती है, मुझे लगता है कि उस खुशी से बढ़कर के शायद इस दुनिया में कुछ भी नहीं। ये बात भी हालांकि हम लोग संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए बोलते हैं कि कुछ भी नहीं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि छोटी छोटी चीज़ों में हम कितने दुखी हो जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। और जब बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं तब तो फिर संभालना खुद को बहुत भारी हो जाता है दोस्तों। तो जब मैं रोटरी क्लब के साथ काम कर रहा था तब भी कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे कोई ग्रुप बनाना है या कुछ काम करना है। बस ये है कि बस इत्तेफाक रहा, जो सुझाव मैंने वहाँ दिए वो नहीं माने गए, और उसके बाद में कैसे कहानी आगे बढ़ी वो सब आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो वो इस कहानी में है, पहले से बहुत विस्तार से है। तो उस समय भी कभी सोचा नहीं था कि मुझे खुद कुछ करना है। जब मैं जो 2015 की बात बता रहा हूँ, इंटरव्यू वगैरह के बारे में मुझे मौका मिला
और उस समय भी देखिए आप, ये कार्यक्रम इतना अच्छा चल निकला था कि भूतपूर्व सीसीपीडी तक का मुझे इंटरव्यू करने का अवसर मिला और वो भी अच्छा रहा, काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। अब जब निकिता जी के साथ दोबारा से प्रोग्राम किया तो वो चीज़ें वापस रिकॉल हुई, दिमाग में याद आई। यहाँ पर एक नई पहल, चूँकि जून महीने से हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे, वो अच्छी जा रही थी, कोविड का टाइम था, और सितंबर महीने से हमने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का, चैनलाइज करने का इरादा किया। और हम लोगों ने सोचा कि चीज़ों को थोड़ा और व्यवस्थित ढंग से करते, और उसमें क्या था कि अलग अलग शनिवार अलग अलग कार्यक्रम, जैसे पहले शनिवार करियर पे, दूसरे शनिवार किसी और चीज़ पे, तीसरे पे किसी और पे, चौथे पे किसी और पे, इस तरह से हम लोग करने लगे थे। शनिवार या रविवार, आई एम नॉट श्योर, ठीक से मुझे याद नहीं है, हो सकता है शनिवार ही हो। तो अब सितंबर में हमने कार्यक्रम किया था करियर पे, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में क्या ऑप्शंस हैं। ऐसे ही निकिता जी को किसी तरीके से मैं ये बात समझाने में सफल रहा कि आपके साथ एक सत्र करना है हमें रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर, रिकॉर्डिंग क्लब के दोस्तों के लिए, रिकॉर्डिंग क्लब के युवा साथियों के लिए, और उसमें बैंकिंग सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से हम इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं। और वो तैयार हो गए इसके लिए। जाहिर है इतने प्रोग्राम करने के बाद ये अंदाज़ा हो गया था कि उनको भी प्रोग्राम करने का मन तो है कहीं ना कहीं। अब आगे बात करेंगे कि ये बैंकिंग सेक्टर वाला प्रोग्राम आखिर हुआ कब, और फिर इसके बाद में कैसे भूमिका बनी रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल के मोनेटाइज होने की। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक राष्ट्रीय स्तर के बैंक के साथ कैसे एक समझौता हुआ, और उसके तहत रिकॉर्डिंग क्लब तब से लेकर के आज तक उस बैंक के लिए काम कर रहा है। लेकिन इसके लिए इंतज़ार कीजिए। फिलहाल कुछ अगर बुरा लगा हो तो सॉरी मांग लेनी चाहिए वैसे दोस्तों। हालांकि जिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पढ़ना हो उस पर तो फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, चाहे आप 1000 बार सॉरी मांग लीजिए। लेकिन सॉरी मांगने से कहीं ना कहीं दिल हल्का हो जाता है, अगर आप दिल से मांगते हैं तो। धन्यवाद।